प्रीवियसली हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. इट इज़ बेसिकली द रेशियो बिटवीन साइन आई और साइन आर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये डायमेंशनलेस है. ये दोनों रेशियो जो हैं वो सेम क्वांटिटी के बीच में है. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको आपने डिटेल में नहीं जाना, हम सिर्फ इनके देखेंगे कि इसको मेजर करने के लिए ऑपरेटर्स क्या यूज़ किए जाते हैं. आपके पास इसको मेजर करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करे जाते हैं वो हैं एब्स रिफ्रैक्टोमीटर एंड पल्फरिज रिफ्रैक्टोमीटर. ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो दोनों ही ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पल्फरिज को यूज़ किया जाता है. तो ये दो रिफ्रैक्टोमीटर हैं जिसमें हमारे पास प्रिज्म मौजूद होते हैं. हम एक प्रिज्म के ऊपर अपना सैंपल प्लेस करते हैं और हम वहाँ से माइक्रोस्कोप के ज़रिए माइक्रोस्कोप स्क्रीन के ज़रिए हम अपना वैल्यू को मेजर करते हैं और हमें वैल्यू नज़र आती है. तो इसका मतलब हमें वो वैल्यूज उसके अंदर फिक्स हुई होती हैं. उसके अंदर एक स्केल बना होता है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये एब्स रिफ्रैक्टोमीटर है और पल्फरिज रिफ्रैक्टोमीटर है. तो आपने इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पे नहीं जाना, आपने जस्ट इसको देखना है कि हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एक इक्वेशन नंबर 6 रिलेशन है कि अगर आपसे कहा जाए फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इस इक्वेशन में देखें कि आपके पास n इज इक्वल टू है अंडर रूट एन स्केयर माइनस साइन स्केयर आई इज द इंसिडेंट रे. एन स्केयर जो है ना, जिस प्लेट के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर आप रखोगे उस अपने सैंपल को, जिस अपने लिक्विड का मेजर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम कहते हैं प्रिज्म. हर प्रिज्म का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और हम इससे निकाल लेते हैं. ओके सबसे ज़्यादा जो इसमें लाइट यूज़ की जाती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो. तो जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपने इसमें से उसको पढ़ लेना. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोडियम डी लाइन, इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और अक्सर जगह पे RD लिखा होता है कि हम ये वाली चीज़ मैंशन कर रहे हैं. उसके बाद आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो है आपके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर है. कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब ये होता है कि वो डिपेंड करती है आपके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है. तो उसने कहा कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिक्विड का निकालते हो ना, अगर वेवलेंथ को चेंज करते हो लाइट की, जो लाइट सोर्स है आपका उसको चेंज करते हो तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, कंडीशंस वेरी करती हैं. तो हम बार बार हर चीज़ के लिए टेम्परेचर को मेंशन नहीं कर सकते. ठीक, इसके लिए हम कहते हैं कि हमें टेम्परेचर मेंशन करने के बजाय हमें कोई ऐसी इक्वेशन प्लेस करनी चाहिए कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो, कि हम उसमें टेम्परेचर को मेंशन करें ही ना. तो उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन थी जिसे कहते हैं स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिविटी. ये दोनों टर्म्स एक ही नाम के लिए यूज़ होती हैं. इसको आप बेसिकली ये कहोगे कि जब से आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव दैट या गिव द इक्वेशन विच इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसमें आप ये इक्वेशन को प्लेस करोगे R इज इक्वल टू एन स्केयर माइनस वन एन स्केयर प्लस टू मल्टीप्लाई वन बाई डी. इसमें जो R है आपके पास वो है रिफ्रैक्टिविटी या स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन. लेकिन इसमें आप देखो इसमें कहीं भी कैपिटल टी टेम्परेचर का वर्ड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट. और ये इक्वेशन लॉरेंस ने दी थी 1880 में. आपने इस इक्वेशन को याद कर लेना. अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो आपके पास टेम्परेचर का फैक्ट नहीं है, तो ये बदलेगी किससे, ये डिपेंड करिए आपके पास एन कि इंडेक्स क्या है उसका और डी डेंसिटी क्या है. क्लियर. तो आप ये देखते हैं कि आर की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी चाहे एन और डी में क्या चेंज आ रहा है. और ये चेंज हमेशा इस तरीके से आएगा कि जितना भी चेंज हो, इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, एक साथ हो ताकि आर की वैल्यू आपके पास सेम बने. उसके बाद आपके पास है मोल रिफ्लेक्शन. मोल रिफ्लेक्शन में क्या है, इक्वेशन नंबर 7 को अगर आप m से मल्टीप्लाई करा दो तो वो इक्वेशन आपके पास मोल रिफ्लेक्शन बन जाती है. ठीक, व्हेन द रिफ्लेक्टिविटी इज मल्टीप्लाइड विद मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस वी गेट द मोलर रिफ्लेक्शन या मोल रिफ्लेक्टिविटी. इसको r स्मॉल m से शो करते हैं. n स्केयर माइनस वन एन स्केयर प्लस टू कैपिटल M ओवर D. तो ये मोलर मास है आपके पास. ये भी देखो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करी, ये डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ लाइट की जो वेवलेंथ है जो आप यूज़ कर रहे हो. ठीक, और मोल रिफ्लेक्शन आर जनरली रिपोर्टेड फॉर डेफिनेट वेवलेंथ. इसका मतलब ये है कि आपके पास वेवलेंथ पे जो मोल रिफ्लेक्शन है वो पहले से लिटरेचर में भी दिए भी हुए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं. फॉर एग्जांपल वेवलेंथ आप 100 सेट करते हो तो उसके ऊपर आंसर आर का इतना आना चाहिए. 200 करते हो तो उस पर आर का आंसर इतना आना चाहिए. तो ये पहले से फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, लिटरेचर में गिवन है. उसके बाद आते हैं आपके पास यूनिट्स ऑफ आर. ये ख्याल रखना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं है, ये रिफ्रैक्टिविटी का यूनिट है. तो यूनिट्स के लिए आप देखो डेंसिटी है इसमें, और आपके पास क्या चीज़ है, एन का तो यूनिट ही कोई नहीं होता.
एन तो रेशियो है, 1 और 2 कांस्टेंट है, तो यूनिट किस पे डिपेंड कर रहे हैं आर के, सिर्फ डेंसिटी पे। और डेंसिटी की यूनिट यूज़ करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये 1/d है तो ये यूनिट्स उल्ट जाएंगे, ऐसे ही होगा ना, उल्ट जाएंगे। ग्राम पहले पॉजिटिव में था, ग्राम नेगेटिव में चला गया, सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब पॉजिटिव में हो गया। तो 1/d, आर डी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डी। ठीक, तो आपके पास जितनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी आएगी उसी लिहाज से आपके पास रिफ्लेक्टिविटी आएगी। एन की यूनिट्स कोई नहीं है, लेकिन एन और डी आपस में इस तरह रिलेट करते हैं कि इन दोनों ने इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होना है या अपने आप को इस तरह से सेट करना है ताकि आर की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहे, वो बार बार वेरी ना करे। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद मोल रिफ्लेक्शन के यूनिट है मोल। मोल रिफ्लेक्शन मोलर मास के लिए है, तो मोलर मास के लिए हम क्या यूनिट यूज़ करते हैं, या तो हम यूज़ करते हैं ग्राम पर मोल या हम यूज़ करते हैं केजी पर मोल। डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। तो आप ये देखो यहाँ से ग्राम ग्राम से कट गया, केजी केजी से कट गया। अगर आपसे कहता है आप ऐसा यूनिट्स में दो तो है मीटर क्यूब पर मोल। अगर आपसे बात करता है आप दूसरे यूनिट्स में दो CGS, तो उसमें आप देखो कि उसकी यूनिट्स क्या हैं, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो है दीज आर द यूनिट्स ऑफ आर जो SI में यूज़ किए जाते हैं। और आपके पास नीचे टेबल में कुछ वैल्यूज़ उन्होंने पहले से इंसर्ट की हुई हैं, RD, और इसके ऊपर ये 20 लिखा है, ये 20 है ना, इसका मतलब है टेम्परेचर। तो ये वैल्यूज़ 20 डिग्री पे उन्होंने फाइंड करके आपको दी हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। क्लियर? ये आपके पास स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिविटी है और ये मोलर रिफ्लेक्शन है। इन दोनों की वैल्यूज़ पहले से लिटरेचर में गिवन है, हम अपने जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा जी, दूसरी हम आते हैं कि मोलर रिफ्रैक्शन। हम बात कर रहे थे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटसेल्फ जो है वो आपके पास कॉन्स्टिट्यूटिव है, वो डिपेंड करता है आपकी बॉन्डिंग कैसे है। मोलर रिफ्रैक्शन जो है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड में गिवन है उन सब की अलग अलग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उसके बारे में एक्सप्लेन करना। और मे बी इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होता है। क्लियर? तो आपके पास क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन को एडिटिवली अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो आपने इसमें से देखना है। न्यूमेरिकल में देखो है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या फार्मूला होता है, CCl4। तो आप देखो इसमें उसने क्या फाइंड करने की किया है, मोलर रिफ्रैक्शन। तो मोलर के लिए आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको इसका मोलर मैस। तो मोलर मैस जो इसका होता है वो आप कैलकुलेट करो कितना आता है। ठीक, आप देखो कि आपको गिवन क्या दिया गया, केजी में। मैंने केजी क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डेंसिटी केजी में दी गई थी। मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है n² - 1 n2+1 मल्टीप्लाई m/d। क्लियर? उसमें आपको n की वैल्यू बता दी गई है। n की वैल्यू आपके पास क्या है, 1.4573। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक, n की ऊपर भी वैल्यू वही आएगी, नीचे भी वही आएगी, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा +2 के साथ, दोनों टर्म में स्केयर है। उसके बाद मल्टीप्लाई है। मोलर मैस हम ग्राम में नहीं लेंगे, जो हम कैलकुलेट करते हैं जैसे आपने पहले पिछले न्यूमेरिकल्स में किया था का ऑक्सीजन का वेट होता है 16, लेकिन आप 16 उसका एक एटम का, तो दो का होगा 32। लेकिन मैंने आपसे कहा था जब आपके क्वेश्चन में मैंशन हो, कंडीशन दी गई है कि एक डेंसिटी केजी में है तो बेहतर है कि आप उसको केजी में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो आपने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लिया, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं कोई भी टर्म। फॉर एग्जांपल ये 154 लिखा हुआ है ना, ये आपके पास ग्राम में था, मैंने इसे कहा कि आपने इसे किस में चेंज करना है, केजी में। तो केजी में चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं हम 1000 से डिवाइड करते हैं, या हम इसको अपनी आसानी के लिए ना कि डिवीजन का फैक्टर ना आए, हम ये कह देते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 - 3 से। अब आप देखोगे 10 - 3 मैंने क्यों कहा, जबकि मैं ये कह रही हूँ कि आप छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करोगे। देखो किया तो मैंने 1000 से डिवाइड ही है, तो अब ये नीचे कितने जीरोस आ रहे हैं, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती थी 10⁻3। ठीक, 154/10⁻3, ये नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या होना था इसने, नेगेटिव में। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, यू कैन से दैट 1000 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें 10⁻³ से। तो उन दोनों बातों का मतलब है कि आप ग्राम को केजी में चेंज करें। तो यूनिट्स को चेंज कर लिया हमने, यहाँ पे प्लेस कर दिया। कोशिश किया करें कि यूनिट्स में जो आपके पास पावर में वैल्यूज़ आती हैं उनको कैलकुलेटर पे सॉल्व ना किया करें, एट द एंड कर लिया करें। अगर आप पूरा कैलकुलेटर पे इकट्ठा कर रहे हो तो मसला कोई नहीं है, बस आपको हैंडल करना आना चाहिए। आपने इन टर्म्स का स्केल लिया,
ठीक, आपके कैलकुलेटर में जो भी आप वैल्यूज ले रहे हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने हैं, 3 लेने हैं, जो भी लेने हैं, ऊपर नीचे पे दोनों सेम लेने हैं आपने। उसके बाद हमने सारी चीज़ें सॉल्व आउट कर ली, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास मोलर रिफ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। क्लियर? मोलर रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू आपके सामने आई है वो क्या कैलकुलेट करके आ गई है, 0.0262 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब पर मोल। क्लियर? तो अब ये आंसर यहाँ पे ख़त्म कर दें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ना, अगर आपसे कहा जाए कि आपने पॉइंट्स के बाद डिजिट इतने लेने हैं या आप इसको दूसरी तरह शो करना चाहते हो, तो दूसरी तरह शो करने से मुराद ये है कि आपके पास जो पॉइंट है ना वो नॉन ज़ीरो वैल्यू की बात हो, क्योंकि पॉइंट ज़ीरो से पहले आ रहा है और इस पॉइंट के बाद भी ज़ीरो है। तो पॉइंट को अगर हम इधर को मूव करवाते हैं ना, नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब जो डिजिट ज़ीरो ना हो, तो हम कितने डिजिट मूव किए यहाँ से, 2। जब आपके पास वैल्यूज़ में काफ़ी सारे ज़ीरोस लगे हुए हों और आपने उसको पॉइंट को मूव करा के किसी ऐसे डिजिट पे लेके जाना है जिसके अंदर पॉइंट ना हो, लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मूव करना होता है, तो आपकी पावर हमेशा 10 की पावर नेगेटिव होती है। ठीक? और अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज यही लिखा हुआ है 2.62 है, और मैं आपसे कहती हूँ इस पॉइंट को मूव करवाओ इस तरफ। ठीक है? जब मैं इस तरफ मूव करवाऊंगी तो उसका मतलब होता है मैं पावर को, जो भी पावर आ रही है उसमें से एक कम करना है। ठीक है? कम करने का मतलब ये -1 होता है। जब हम जीरोस ऐड कर रहे होते हैं, तो जब मैं यहाँ से पॉइंट को मूव करवा के लाऊंगी नॉन ज़ीरो के बाद, तो आपके पास पॉजिटिव पावर आती है। लेकिन अगर मैं यहाँ से मूव करा के इसमें ज़ीरो खुद डालना चाह रही हूँ, इंसर्ट करना चाह रही हूँ, तो उसका मतलब होता है पावर में आपने कम करना होता है। तो यहाँ पे भी देखें, आपके पास पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ था, पॉइंट को उठा के मैं इस तरफ लेके आई हूँ, पॉइंट कितने डिजिट मूव किया, 1 2, तो जो भी पावर आएगी वो 10⁻³ है, उसके अंदर और पावर माइनस हो जाएगी। ठीक? तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 प्लस किया 5, तो ये आपके पास आंसर आ गया आपके पास मोल फ्रैक्शन का। है, तो इस तरह के रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स आपकी एक्सरसाइज में भी हैं, आपने उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए, उसके बाद आपके पास जस्ट एक और छोटा सा एक हमने न्यूमेरिकल टाइप चीज़ दी है आपको। उसने कहा कि आप मोलर रिफ्लेक्शन फाइंड कर रहे हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वेरी कर सकता है, उसके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हमारे सामने होते हैं। तो उस जिस तरह हमने पैराकर या रियोकर्स में देखा था कि वेरी करती हैं चीज़ें, तो इस तरह इसमें भी वेरी करती हैं। तो आपके पास क्या है, एज्यूम कर लेते हैं, आपसे कहा जाए कि आपने मोलर रिफ्लेक्शन निकालना है इस तरह से कि आप उसका स्ट्रक्चर को वेरीफाई करो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैथनॉल, फॉर एग्जाम्पल उसने मैथनॉल की एग्जाम्पल दी है, तो मैथनॉल के आपको मोलर मास इफेक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, आपको उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, किस टेम्परेचर में काम करें। हालांकि टेम्परेचर को हमने उसमें मेंशन नहीं करना, लेकिन ये कि आपको इसलिए बताओ कोई चीज़ वेपोरेशन में तो नहीं जा रही है। फिर आपको लाइट का सोर्स पता होना चाहिए कि डी लाइन है। ठीक? लेकिन हम जब इक्वेशन यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, मोलर रिफ्रैक्शन की। आपने क्या करना है, सिर्फ उसमें से वैल्यूज़ पुट करनी है। आप देखो, आपको जब भी मोलर रिफ्रैक्शन कहा जाएगा ना फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू आपको हमेशा डाटा में दी जाएगी, इसलिए उसको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मोलर में ऐसे मेथनॉल का पता होना चाहिए, वो कितना होता है, 78.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ज़रा इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, ये ग्राम पे नहीं है, यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा इसको आप कि ये किस वैल्यूज़ में दिया गया है। 0.7885 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी इसकी दी गई है, वेट नहीं है। ठीक? मोलर मास आपके पास इसका क्या होता है, 46 ग्राम पर मोल। अब देखें, आप अगर आपके पास डेंसिटी ग्राम में है तो मोलर मास भी ग्राम में लिया, डेंसिटी केजी में होती तो मैं इसको भी केजी में करती, तो दोनों यूनिट सेम हो गए ना हमारे। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि ऊपर नीचे यूनिट सेम होने चाहिए। अगर एक चीज़ ग्राम में तो दूसरी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। डेंसिटी ग्राम में थी तो मोलर मास को मैंने ग्राम में लिया, तो 46 को डिवाइड कर दिया 0.7885 से, तो आपके पास आंसर आ गया 12.91 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम अल्कोहल की यही वैल्यू डाटा में देखें टेबल में, तो वो दी हुई है 12.916। ठीक? या आप उसे ये कह सकते हो 1.2916। तो इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर आपने कहा था ना अल्कोहल इस शक्ल में होता है, तो बिल्कुल वेरीफाइड है। तो इसका मतलब हम जिस तरह पैराकर से, रियोकर से और ये मोल रिफ्लेक्शन से स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आप स्ट्रक्चर उसे कैसे वेरीफाई करने के लिए कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं, फिजिकली पैराकर, रियोकर, और साथ आप उसे यूज़ कर सकते हो
मोलर रिफ्रैक्शन को। तो ये देखिए जो टेबल पे वैल्यू आई है 12.916 सेंटीमीटर क्यूब को उसने मीटर क्यूब में चेंज किया। सेंटीमीटर से जब मीटर में जाना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने ज़ीरोज़ उसमें लगे हुए होते हैं। आपके पास 10⁻⁻6 आता है। ठीक, जब सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, मैं आपसे कह रही हूँ आपने क्या फाइंड करना है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो आप देखो 100 यहाँ पे जब आपके पास 1 की वैल्यू निकालनी होती है तो दूसरी दफ़ा जाके क्या हो जाता है 1/100। जब भी हमने 1 की वैल्यू निकालनी होती है तो दूसरी दफ़ा दूसरी जगह चीज़ जाके डिवाइड हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स मीटर में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 10 - 2 से। ठीक, तो यहाँ पे कितने क्यूब हैं, सेंटीमीटर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दफ़ा 10 - 2 लिखा जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 -6 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब आपके इक्वेशन में अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 - 2। तो अगर आपके पास 3 दफ़ा सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पे आएगा 10 - 6। लेकिन उसी वक्त इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे पॉइंट इस तरफ पड़ा हुआ था, पॉइंट को उठा के हम दूसरी तरफ लेके गए हैं, पॉइंट एक मूव करवाया है। मैंने आपसे पहले कहा था जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो पावर में से एक कम कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पावर पहले -6 थी तो आपने पावर में +1 किया तो एक कम हो गया, तो 6 आपके पास -5 पावर में। तो इसका मतलब हम सेंटीमीटर से मीटर में भी दे सकते हैं। आपको डाटा में मेंशन किया होगा तो आप उसी तरह फॉलो करोगे, अगर नहीं किया हुआ तो आप उसको जैसे आप करते हुए आ रहे हैं वैसे मेंशन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि लाजमी उसे मीटर में चेंज करना है, आपके पास जो वैल्यूज जिस तरह आ रही हैं आप उससे भी दे सकते हो। हाँ, मेडिकल फॉर्म में उन्होंने मेंशन कर दिया ना कि आपका आंसर इस यूनिट में होना चाहिए, तो फिर हम उसे उसमें कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मोल रिफ्लेक्शन। आपको सोल्यूशन के लिए भी निकालने के लिए दे सकते हैं। आपके पास सोल्यूशन में क्या होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो इसका मतलब आपके पास उसमें मोलर मास दो चीज़ों के शामिल हो जाएंगे, सल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो आपके पास जो फार्मूला था उस टाइम सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, तो आपके पास ये वाला है। देन आपके पास ऑप्टिकली ऑबनॉर्मेलिटी है। अबनॉर्मेलिटी का बिहेव मतलब होता है कि चीज़ रेगुलर बिहेव नहीं करेगी, रेगुलरिटीज़ हट गई है। तो काफ़ी सारे ऐसे आपके पास ऑप्टिकल अबनॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होती है कि जब आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल से बहुत ज़्यादा आ जाए, या आप ये कह सकते हैं थ्योरेटिकली बहुत कम हमारे पास हो, तो उस टाइम हमारे पास एक ऑप्टिकल एग्जॉल्टेशन आती है, ऑप्टिकल एबनॉर्मेलिटी आती है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। तो आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखनी है।